आज की कहानी है गुल सरोवर की कहानी। यह एक त्रिया चरित्र से जुड़ी हुई कहानी है। मित्रों, दिल थाम कर बैठना और बड़े ही धैर्य के साथ इस कहानी को सुनना, क्योंकि यह कहानी आज के परिदृश्य के लिए एकदम ठीक बैठती है। समाज में आने वाली विसंगतियां किस तरह से दूर की जा सकती हैं, उस पर भी प्रकाश डाला जाता है। किस तरह से धूर्त लोग हमारे अपने घरों की बच्चियों को बहका करके उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। हम यह भी जानेंगे कि किस तरह से हम अपने परिवारों को इस चुंगल से बचा सकते हैं। हमारे बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, और बड़े ही ध्यान से सुनना। मित्रों, बात एक प्राचीन समय की है कि एक नदी के किनारे एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा अत्यंत ही दयालु और बहुत ही सहृदय था। उसके एक रानी थी और वह एक रानी से ही प्रसन्न था। इसी बीच उसे सूचना मिलती है कि उसकी रानी के एक पुत्र का जन्म हुआ है। जब पुत्र जन्म की बात सुनता है राजा, तो अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है, और कोई भी प्रसन्न होता है। पिता अपनी संतान के जन्म का जब वृत्तांत सुनता है, अर्थात उसकी सूचना सुनता है, तो वह स्वाभाविक है प्रसन्न हो जाता है। और राजा भी प्रसन्न हुआ। जब राजा प्रसन्न हुआ तो उसके तो सब कुछ पनाहे बनता था, तो उसने तुरंत ही अपने दरबार में घोषणा की कि आज पूरा उत्सव मनाया जाएगा। और उत्सव मनाने में स्थिति ये हुई कि वाद्य संगीत की भी व्यवस्था की गई। वाद्य बजाने वाले लोग आए, नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं आईं, और जो आसपास के क्षेत्रों से आती थी उसके क्षेत्र की भी नृत्यांगनाएं उसमें थीं, और नृत्य आरंभ हुआ। सारे लोग बैठ कर के उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। इसी बीच राजा की नज़र एक नृत्यांगना पर पड़ी, जो कि अत्यंत ही रूपवान थी, सुंदर थी। और उस नृत्यांगना को देखकर राजा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। राजा भूल चुका था कि मैं स्वयं राजा हूँ। इस तरह से वह उसके रूप में स्वयं को डुबो चुका था। जब नृत्य समाप्त हुआ तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि मुझे इस नृत्यांगना के साथ विवाह करना है। यह मुझे भा गई है। मैं इस पर मोहित हो चुका हूँ और मैं इससे विवाह करके ही रहूँगा। राजा की ऐसी बात सुनकर उसके वजीर तुरंत ही उस लड़की के पास गए और उस लड़की से राजा से विवाह करने के लिए आग्रह किया। लड़की आश्चर्यचकित रह गई, यहाँ तक कि वह किंकर्तव्य विमूढ़ थी कि क्या वह उत्तर दे। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने कहा कि देखिए, यह किसी भी स्त्री के जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है, अतः मुझे राजा से विवाह करने से पहले सोचने का कुछ समय दिया जाए। वजीर ने उन्हें सोचने का समय दे दिया और कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। 10 दिन में सोच विचार करके अपना निर्णय मुझे सुना देना। और राजा तुमसे विवाह करना चाहते हैं, यह सुनिश्चित कर चुके हैं। आपका क्या निर्णय है, यह जानना अभी बाकी है। मित्रों, वजीर आता है और राजा से बताता है कि राजन, मैंने उस लड़की से बात की थी और वो लड़की कुछ समय मांग रही है अपना निर्णय सुनाने में। राजा मन ही मन सोचता है, ऐसा तो नहीं कि ये विवाह करने से मना कर दे।
लेकिन धैर्य के सिवा कोई भी विकल्प नहीं था। अतः राजा ने 10 दिन तक उसका इंतज़ार किया, और ये इंतज़ार राजा के लिए 10 दिन नहीं 10 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि राजा दिन रात अब उसी के बारे में सोचा करता था। खैर 10 दिन के बाद जब वजीर उस लड़की के पास पहुंचता है तो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं राजा से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तुरंत ही बधाइयाँ बजने लगती हैं, मंगलाचार होने लगते हैं, और राजा उस लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं। नृत्यांगना तो थी ही वह, रूप और सौंदर्य की तो देवी थी वह। उसको पाकर राजा फूला नहीं समा रहा था। राजा अपना ज़्यादा समय उसको दे रहा था। समय बीतता गया। उस छोटी रानी अर्थात नई रानी से भी 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इस तरह राजा के घर में 3 पुत्र हो गए। तीनों ही पुत्र अत्यंत ही बलवान, तेजवान और धैर्यवान थे। राजा तीनों पुत्रों को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होता था। राजा की दोनों रानियों में भी अत्यंत ही अच्छा सामंजस्य था। वह कभी भी एक दूसरे से झगड़ती नहीं थी। राजा भी इस जो ये सिद्धांत थे उनके दोनों के, उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न था कि इनका जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति वह अत्यंत ही उत्तम है। अगर इसी तरह का व्यवहार हमारे बच्चों में आएगा तो हमारे बच्चे भी हमारे साम्राज्य को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसा सोचते हुए अब राजा बहुत ही प्रसन्न रहता था, और साथ ही साथ राजकार्य में भी वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देता था। मित्रों, राजकुमार युवावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। एक दिन बड़ा राजकुमार शिकार खेलने के लिए निकलता है। अक्सर सभी शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज बड़ा राजकुमार अकेले शिकार खेलने के लिए निकलता है। अपने घोड़े को तैयार करता है और घोड़े पर सवार होकर के हाथ में तलवार लेकर के वह जंगल को निकल जाता है। जंगल में वो शिकार करने के लिए शिकार खोज रहा होता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। एक मृग भी नहीं मार पाता है वह, और सारा दिन हो जाता है उसको जंगल में भटकते भटकते। अब वो थक भी चुका था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना एक पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए आराम कर लिया जाए। ज्यों ही उसने अपना घोड़ा उस पेड़ की तरफ बढ़ाया, तभी सामने से एक पागल उसके आगे आ गया। उस पागल को उस घनघोर जंगल में देखकर राजकुमार एकाएक डर गया। राजकुमार ने सोचा कि इस जंगल में जहाँ पर इतने खतरनाक जीव जंतु हैं, इस जंगल में ये पागल कैसे घूम रहा है। तभी राजकुमार ने गौर से उस पागल को देखा तो पागल के कपड़े फटे हुए थे, बदहाल स्थिति थी उसकी, बाल बड़े बड़े थे, इधर उधर बिखरे हुए थे, स्वच्छता तो थी ही नहीं, लेकिन उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। राजकुमार ने सोचा क्यों ना इसके पास जाकर पूछा जाए कि यह कहाँ से आया है, कहाँ जाना चाहता है, क्यों इस जंगल में घूम रहा है। ऐसे जब प्रश्न राजकुमार के मन मस्तिष्क में उठे तो वह उस पागल की तरफ बढ़ा। उसने पूछा कि महोदय, आप कहाँ से आए हैं? इस घनघोर जंगल में आप क्यों घूम रहे हैं? इस बियावान जंगल में जगह जगह पर खतरा है और आप अकेले घूम रहे हैं। अब वह व्यक्ति तो कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि राजकुमार की कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन वो तोता बोला, जो कि उसके कंधे पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि आप कौन हैं?
तब राजकुमार ने कहा कि मैं राजकुमार हूँ। तो तोता ने कहा कि हे राजकुमार, ये मेरे स्वामी हैं, इन्होंने मेरी बड़ी ही सेवा की है, लेकिन इनकी इस दशा के लिए एक राजकुमारी जिम्मेदार है। राजकुमार ने बड़े ही ध्यानपूर्वक उनसे कहा, कौन सी राजकुमारी? उत्सुकता थी उसके शब्दों में, उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव में। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी राजकुमारी है जो दूसरे को पागल बना सकती है। तब तोते ने बताया कि आपके राज्य के पास में ही एक दूसरा राज्य है और उस राज्य की राजकुमारी विवाह करने के लिए जब कोई उसके पास जाता है तो वह उसके सामने एक प्रश्न रखती है और जो उसका उत्तर दे देता है उसके साथ वो विवाह कर लेगी, और जो नहीं दे पाएगा वह उसका सर कटवा लेती है। और आज तक उसका उत्तर कोई दे ही नहीं पाया। ये हमारे जो मालिक हैं, इनका पुत्र भी उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए गया था। राजकुमारी इतनी रूपवान है कि उसको देखते ही हर कोई मोहित हो जाता है। यही स्थिति हमारे मालिक के पुत्र की भी थी। इकलौता पुत्र था। राजकुमारी ने अपना प्रश्न पूछा और वह बता नहीं पाया। जब वो नहीं बता पाया तो उसका सर कटवा लिया गया। जब ये समाचार हमारे मालिक को मिला तो हमारे मालिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और वह विक्षिप्त अवस्था में चले गए। मालिक तो मालिक होता है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता था। इसीलिए मैं मालिक के साथ साथ इधर उधर घूमा करता हूँ। जहाँ मालिक जाते हैं वहाँ मैं भी जाता हूँ। राजकुमार उस तोते की स्वामी भक्ति को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न था। साथ ही साथ उसके दिलो दिमाग में बस केवल और केवल वही सवाल कौंध रहा था कि वह कौन सी राजकुमारी है, वह कौन सा प्रश्न पूछती है और वह ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा सोचते हुए राजकुमार उस तोते से विदा लेता है, अपने घोड़े पर सवार होता है और अपने राजमहल की ओर प्रस्थान कर देता है। राजकुमार अपने राजमहल में पहुंचता है तो संध्या हो चुकी होती है। राजकुमार सीधे अपने कक्ष में जाता है और कक्ष में जाने के बाद पूरी रात उसी राजकुमारी के बारे में सोचता रहता है। उसे नींद नहीं आती है। प्रातःकाल होता है तो उठकर वह अब उस राजकुमारी के पास ही जाना चाहता था। इसलिए राजकुमारी के पास जाने की तैयारी करने लगता है। अपना घोड़ा तैयार करवाता है और घोड़े पर सवार होकर के वह ज्यों ही निकलने वाला होता है कि तभी राजा और रानी उसको देख लेते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, कल तुम शिकार खेलने के लिए गए थे, सारा दिन तुम शिकार खेलते रहे और आज प्रातःकालीन बेला में एक बार फिर निकल रहे हो। कहाँ जा रहे हो? कुछ तो मुझे बताओ। तब वो राजकुमार उस घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ कल जंगल में घटी थी, और वह कहता है कि पिताजी, मैं उस घमंडी राजकुमारी से मिलने जा रहा हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा उसको मना करते हैं, रानी भी मना करती हैं, लेकिन वो नहीं मानता है और वह राजकुमारी से मिलने के लिए राजकुमारी के राज्य की ओर प्रस्थान कर देता है। चलते चलते वह राजकुमारी के राज्य में प्रवेश करता है और वहाँ से वो राजमहल पहुँचता है। राजमहल पहुँचता है, राजकुमारी को जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। एक टक उसको बस देखे ही जा रहा है, क्योंकि वह थी ही इतनी सुंदर, रूप की देवी थी वह। उसका सौंदर्य जो कोई भी देखता था, यहाँ तक कि देवता भी देखते तो वह भी उस पर मोहित हो जाते। राजकुमार जब उसको देख ही रहा था
कि तभी राजकुमारी राजकुमार को देखकर प्रश्न करती है, क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? तो राजकुमार कहता है कि राजकुमारी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मैं यहां आपके पास आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। राजकुमारी कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी आपसे विवाह कर लूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी, और यदि उस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाते हैं तो मैं आपका सर कटवा लूंगी, जैसा कि आज तक मुझसे विवाह करने के लिए आए सभी लोगों के साथ हुआ है। राजकुमार के पास अब कोई विकल्प भी नहीं था, अतः राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा। राजकुमारी राजकुमार से प्रश्न पूछती है और राजकुमार जवाब नहीं दे पाता है। मित्रों, उसका सिर कटवा लिया जाता है। राजकुमार को गए हुए 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन उसके छोटे भाई उसकी राह देख रहे हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि बड़ा भाई गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। 2 दिन के बाद जो मझला वाला भाई था, वह अपने भाई की खबर लेने के लिए उस राजकुमारी के राज्य की ओर जाना चाहता है। राजा और रानी उसको बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता है और वो कहता है कि मैं अपने भाई को खोज कर लेकर आऊँगा। राजा और रानी थक जाते हैं और वो मछला राजकुमार उस राजकुमारी के राज्य की ओर चल देता है। चलते चलते वह राजकुमारी के राज्य में पहुंचता है और पहुंचकर वह राजकुमारी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। तब उसे राजकुमारी के भवन में ले जाया जाता है। ज्यों ही वह राजकुमारी के महल में पहुंचता है और सामने राजकुमारी को देखता है तो वह भी देखते ही दंग रह जाता है। अपलक वो देख रहा है, क्योंकि राजकुमारी को देखते ही वह खो चुका था। उसे पता ही नहीं था कि इस पृथ्वी लोक में भी इतनी सुंदर स्त्रियां निवास करती हैं। उस राजकुमारी को देखते हुए वह भी अपने बड़े भाई की तरह बिना पलक झपकाए लगातार उसको निहारे जा रहा था। तभी राजकुमारी कहती है, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? तो मझला राजकुमार कहता है कि राजकुमारी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो सब कुछ भूल चुका था और सिर्फ उस राजकुमारी से विवाह करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य हो चुका था। राजकुमारी कहती है, सहर्ष, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, लेकिन आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप मेरे इस एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। मित्रों, राजकुमार प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है और राजकुमारी उससे भी वही प्रश्न करती है जो पहले राजकुमार अर्थात बड़े राजकुमार के साथ उसने किया था। अब ये मझला राजकुमार भी उस प्रश्न का उत्तर देने में फंस जाता है। जब यह उत्तर नहीं दे पाता है तो राजकुमारी इसके साथ भी वही करती है जो उसने बड़े राजकुमार के साथ किया, अर्थात इसकी भी गर्दन कटवा देती है। अब क्या था, इधर समय बीतता जा रहा है। राजा रानी बहुत चिंतित हो रहे हैं। वो 2 राजकुमार उस राजकुमारी की वजह से खो चुके हैं। तीसरा राजकुमार भी बड़ा ही परेशान है, क्योंकि उसके 2 भाई उस राजकुमारी के रूप चाल में फंसकर मारे जा चुके हैं। अब तीसरा भाई अपने दोनों भाइयों का बदला लेने के लिए घर से निकलने की योजना बनाता है और अपने घोड़े को तैयार करवाता है। ज्यों ही राजा रानी देखते हैं कि उनका तीसरा पुत्र भी उस राजकुमारी के पास जा रहा है, तो वह उससे बहुत मिन्नतें करते हैं, उसको रोकने का अपना हर संभव प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो तीसरा राजकुमार जो सबसे छोटा था वो रुकता नहीं है और कहता है, पिताश्री,
मेरे 2 भाइयों को उस हत्यारन ने मार दिया है। मैं अपने दोनों भाइयों का जब तक बदला नहीं ले लेता तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। और फिर भाई होने का मतलब ही क्या है? मैं जिंदा रहूं और जिसने मेरे 2 बड़े भाइयों की हत्या की हो मैं उसे छोड़ दूं? राजा कहते हैं कि हे पुत्र, ये सुनिश्चित नहीं है कि तुम बदला लेने में जीत ही जाओ। कोई हानि भी हो सकती है और मैं नहीं चाहता हूं, जब मेरे 2 पुत्र मुझसे दूर हो चुके हैं, खो चुका हूं मैं 2 पुत्रों को, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने तीसरे पुत्र को भी खो दूं। तब वह तीसरा राजकुमार अपने पिता अर्थात राजा से कहता है कि हे पिताजी, यदि मैं उस हत्यारन को दंडित करके, उसके घमंड को तोड़ करके, अपने भाइयों की हत्या का बदला लेकर के वापस आ जाऊं, तो आप समझना कि आपका एक पुत्र है, और अगर मैं वापस ना आ पाऊं तो आप ये समझ लेना कि आपके पुत्र ही नहीं थे, आपके कोई पुत्र नहीं था, आप निर्वंशी थे। जब इस तरह की बात राजा अपने ही पुत्र के मुंह से सुनते हैं तो राजा अत्यंत ही व्याकुल हो जाते हैं, बार बार आग्रह करते रहते हैं, लेकिन राजकुमार नहीं रुकता है। अब छोटा राजकुमार उस राजकुमारी के राज्य की ओर को प्रस्थान करता है, लेकिन ये छोटा राजकुमार बड़े दोनों राजकुमारों की तरह नहीं था। ये बुद्धि का प्रयोग करता था। इसने सोचा कि आखिर वह प्रश्न क्या है जिस प्रश्न की वजह से हमारे दोनों बड़े भाई मारे जा चुके हैं। यदि मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाऊंगा तो मैं भी उस राजकुमारी के सामने जाऊंगा और हार जाऊंगा, वो मेरा सर कटवा देगी। फिर मैं अपने भाइयों का बदला कैसे ले पाऊंगा? मेरा लक्ष्य है अपने भाइयों का बदला लेना। अतः वह कुछ दूर चलने के बाद घोड़े से उतरता है और अपने राजसी वस्त्र निकाल कर फेंक देता है और साधारण वस्त्रों को पहन लेता है। साधारण वस्त्रों को पहनकर वह अपने घोड़े पर सवार होता है। हालांकि उसके पास कुछ सोने के सिक्के और कुछ एक आभूषण भी होते हैं, लेकिन वह एक सामान्य व्यक्ति ही दिख रहा होता है और वह उस राजकुमारी के राज्य की ओर चल देता है। राजकुमारी के राज्य से पहले एक बगीचा पड़ता है, उसके महल से पहले एक बगीचा पड़ता है। राजकुमार उसी बगीचे में पहुंचता है और अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है और उसी बगीचे के पास एक सरोवर है और उसी सरोवर के पास जाकर चिंतामग्न अवस्था में बैठ जाता है कि किस तरह से इस राजकुमारी के प्रश्न का हल ढूंढा जाए। पहली बात तो ये पता नहीं है कि राजकुमारी प्रश्न क्या पूछेगी। अब तीसरा राजकुमार सुंदर तो था ही, वहाँ पर बैठा है एक सामान्य व्यक्ति की तरह। राजकुमारी इस बगीचे में अक्सर आया करती थी और कुछ समय यहाँ गुजारती थी। आज राजकुमारी इस बगीचे में आई, उसके साथ उसकी कई सखियां थीं। आते हैं, उस पूरे बगीचे में भ्रमण करते हैं, फिर एक स्थान पर जहाँ पर उसके शयन का स्थान बना हुआ था वो वहाँ शयन करने लगती है और कुछ ही समय के बाद वह अपनी एक सखी से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए तुरंत जल लेकर आओ। तब वह सखी जल लेने के लिए उसी सरोवर के पास जाती है और जब सरोवर के पास जाती है, सरोवर से जल भरने लगती है कि तभी उसकी निगाह, उसकी नज़र उस राजकुमार रूपी एक सामान्य पुरुष पर पड़ती है। अब अगर वह राजकुमार होता तो वह दासी थी, जो उसकी सखी थी वो दासी थी, वह उससे विवाह की इच्छा नहीं रख सकती थी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर वह उस पर मन ही मन मोहित हो गई और वह उस सामान्य पुरुष से विवाह करने की इच्छा जताती है।
लेकिन अभी वह कह नहीं पा रही थी, इसलिए जल भरने के बाद वह सीधा राजकुमारी के पास जाती है और राजकुमारी को जल प्रदान करके वहाँ से शीघ्र ही वापस सरोवर के पास आ जाती है। और सरोवर के पास आकर के इस राजकुमार रूपी सामान्य लड़के के पास पहुँचती है और उससे कहती है कि हे युवा, आप कौन, कहाँ से आए हैं? राजकुमार उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, कुछ समय के लिए सोचता रहा था, प्यास लगी थी तो जल पिया, फिर सोचा कि यहीं पर सुस्ता लूँ। तब वह दासी उस राजकुमार से कहती है कि हे नवयुवक, मैं आप पर मोहित हो चुकी हूँ, मैं आपके रूप चाल में फंस चुकी हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब राजकुमार कहता है कि हे नवयुवती, मैं भी आपसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन तब वो दासी कहती है लेकिन क्या है? तो राजकुमार कहता लेकिन यह है कि मैं एक उद्देश्य के साथ आया हूँ, जब तक मैं अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। तब वो दासी राजकुमार से कहती है कि आप अपना उद्देश्य मुझे बताएं, मैं अपने प्राण देकर भी आपके उद्देश्य की पूर्ति करूंगी, और जब आपका उद्देश्य पूर्ति हो जाए तो आप मुझसे विवाह कर लेना। राजकुमार इस बात पर सहमत हो जाता है और राजकुमार क्या उद्देश्य लेकर आया है, यह उस दासी से किस तरह से बताता है, यह हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में। आज के लिए कहानी को यहीं पर विराम करते हैं। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या राजकुमार अपने भाइयों का बदला ले पाता है या नहीं ले पाता है, उस राजकुमारी से वह प्रश्न जान पाता है या नहीं जान पाता है। मित्रों, यदि कहानी कुछ भी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और अगला पार्ट देखने के लिए अगले दिन तैयार रहें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।